तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्लड बाइट्स में। मैं आपका दोस्त आर्यन मुदगल आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th की सभी नेम रिएक्शन के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करें। आपको फर्स्ट नंबर की रिएक्शन बता देता हूं। वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में जब दो एल्किल हैलाइड के अणु की अभिक्रिया सोडियम के साथ की जाती है, जब दो एल्किल हैलाइड के अणु की अभिक्रिया सोडियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में की जाती है, तो सोडियम हैलाइड तो बाहर निकल जाता है तथा एल्केन का निर्माण हो जाता है 2NaX, क्योंकि दो अणु है ना हैलाइड के, इसलिए इसके पूरा करने के लिए 2NaX बाहर निकल जाता है, एल्केन। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ की जाती है, जब दो एथिल क्लोराइड के अणु की अभिक्रिया सोडियम के साथ की जाती है तो NaCl बाहर निकल जाता है, C2H5 ब्यूटेन प्राप्त होता है, Cl बाहर हो जाता है, ब्यूटेन प्राप्त होता है। इस हिसाब से वुड्स अभिक्रिया होती है। वुड्स अभिक्रिया वे दिखाते हैं जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, इसमें सम संख्या में कार्बन होते हैं और जिनमें सिमेट्री पाई जाती है और सम संख्या में कार्बन होते हैं, वही वुड्स अभिक्रिया दिखाते हैं। जैसे ये और इन दोनों में से वुड्स अभिक्रिया यही दिखाएगा, क्योंकि इसमें सिमेट्री भी पाई जाती है, इवन नंबर कार्बन पाए जाते हैं। इसमें सिमेट्री भी नहीं पाई जाती, इवन नंबर कार्बन ही है, तो वुड्स अभिक्रिया ये दिखाते हैं। तो चलिए अब दूसरी अभिक्रिया की तरफ चलते हैं। दूसरी अभिक्रिया जिसका नाम है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, यहाँ पर डायरेक्ट मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम के साथ की जाती है, जब दो मेथिल क्लोराइड के अणु की अभिक्रिया सोडियम के साथ की जाती है, यहाँ पे भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में की जाती है, तो सेम एल्केन ही प्राप्त होगा, CH3 वह सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। तो फ्रैंकलैंड रिएक्शन हो गई। अब फिटिंग रिएक्शन, इस अभिक्रिया में एरिल हैलाइड के दो अणु होते हैं। इस अभिक्रिया में जो एरिल हैलाइड होते हैं ना, उसके दो अणु होते हैं, उनकी अभिक्रिया सोडियम के साथ की जाती है तो डाइफेनिल प्राप्त होता है। जैसे एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, ये है बेंजीन क्लोराइड, उसकी अभिक्रिया सोडियम के साथ की जाती है 2Na एरिल। बेंजीन क्लोराइड के दो अणु की अभिक्रिया सोडियम के साथ की जाती है तो इसमें भी सिंपली 2NaCl बाहर निकल जाता है और डाइफेनिल प्राप्त हो जाता है, डाइफेनिल। रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इस अभिक्रिया में एक अणु तो एल्किल हैलाइड का होता है, वह दूसरा अणु होता है जो एरिल हैलाइड का होता है, दोनों के मिक्सर से यह अभिक्रिया प्राप्त होती है। जैसे बेंजीन क्लोराइड की अभिक्रिया वही सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड में अपन यहाँ पर ले लेते हैं मेथिल क्लोराइड से करी जाती है, तो वही सिंपली इसमें भी 2NaCl बाहर निकलता है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और इसमें जो प्राप्त होता है वो आपको टॉलुइन प्राप्त होता है टोलुइन। अब इसके बाद अगली रिएक्शन पे चलते हैं, जिसमें 5 नंबर पे आ जाती है आपकी डी कार्बोक्सिलेशन आती है। इसमें भी दो प्रकार के मेथड पाए जाते हैं। फर्स्ट मेथड जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेथड, सेकंड जिसका नाम है केमिकल मेथड। इलेक्ट्रिकल मेथड जिसमें एक अभिक्रिया पाई जाती है वो होती है कोल्वे सिंथेसिस, और इसमें जो पाया जाता है वो सोडा लाइम मेथड पाया जाता है।
इसमें कोल्बे सिंथेसिस होती है, इसमें सोडा लाइम मेथड पाया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले मैं कोल्बे सिंथेसिस की बात कर लेता हूँ। जो नंबर की बता रहा था उसमें आपको मैं फर्स्ट सन बता देता हूँ, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। इस अभिक्रिया में सोडियम व पोटेशियम लिए जाते हैं। इसमें सोडियम व पोटेशियम के सोल्ट लिए जाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम पोटेशियम के साथ लिया जाता है। इसमें एक तो NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वह RCOOH वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों को मिलाने पर जो प्राप्त होता है RCnONA। जब इसकी अभिक्रिया H2O से कराते हैं तो जो अभिक्रिया प्राप्त होती है उसे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, 2RCOONA। अब इसकी अभिक्रिया H2O के साथ कराते हैं, दो अणु H2O है तो अपन इस प्रकार भी इनको ऐसे लिख सकते हैं HOH। तो इस अभिक्रिया में Na+ तो ये OH के साथ बाहर निकल जाएगा। तो एक तो 2NaOH बाहर निकल गया, एक जो प्राप्त हुआ अपने को CO2 प्राप्त हो गया यहाँ से, और इसमें भी वही एल्केन प्राप्त होगा RR एल्केन, वह हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ये दोनों बच जाते हैं तो हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है। इसमें भी कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भी वही दिखाएंगे। इसमें भी इवन नंबर ऑफ कार्बन पाया जाता है, जिसमें सम संख्या में कार्बन व सिमेट्री पाई जाती है, वही दिखाते हैं। चलिए अब इसके बाद दूसरे मेथड की बात कर लेते हैं। उस मेथड का नाम है सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड, इस अभिक्रिया में सिंपली कुछ नहीं है, इसमें भी RCOONA की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ कराते हैं ऑक्साइड की उपस्थिति में। तो इसमें जो प्राप्त होता है वो Na2CO3 तो बाहर निकल जाता है, Na2CO3 बाहर निकल जाता है, वह C2H6 प्राप्त होता है। यहाँ से दो कार्बन होते हैं ना, यहाँ पर दो ले लेते हैं, तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया हो जाती है। चलो अब इसके बाद और रिएक्शन पे चलते हैं। 8 नंबर की अभिक्रिया क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। इस अभिक्रिया में एल्डिहाइड व कीटोन का रिडक्शन ZnHG जिंक अमलगम व कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में कराते हैं। तो C डबल बॉन्ड O होता है ना, उसका रिडक्शन CH2 हो जाता है, COOH से CH2 में परिवर्तित होता है, तो ये प्राप्त होता है RCH2R। पूरा एक तरह से अपने को एल्केन प्राप्त हो जाता है, वह हाइड्रोजन गैस H2O बाहर निकल जाता है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अपन ले लेते हैं कीटोन ले लेते हैं CH3COOC2H5 का रिडक्शन कराते हैं जिंक अमलगम व कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में। तो जो आपको प्राप्त होता है यहाँ पर, इसका जो रिडक्शन हो जाता है तो ये प्राप्त हो जाएगा आपको एल्केन, और वह H2 प्राप्त होता है, तो ये आपको ब्यूटेन प्राप्त हो गया। इसके बाद जो 7वीं अभिक्रिया है उसका नाम है वोल्फ-किर्चनर रिएक्शन। इस अभिक्रिया में सिंपली क्लीमेंसन अपचयन की तरह इसमें भी एल्डिहाइड व कीटोन का रिडक्शन होता है, बट इसमें जो रिएजेंट होता है वो अलग होता है। इसमें हाइड्रोजन की उपस्थिति में व KOH की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन व KOH की उपस्थिति में यह अभिक्रिया संपन्न होती है। इसमें भी COOCH2 में परिवर्तित हो जाती है। चलो इसका आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ सिंपली। ये अपना हो गया जिंक अमलगम व कंसंट्रेट HCl, एक तरह का अपना कीटोन हो गया। अब इसमें COOH का रिडक्शन हो जाता है, तो रिडक्शन के बाद जो अपने को रिएक्शन प्राप्त होती है वो सिंपली ये प्राप्त होती है, दोनों CH2 लग जाते हैं, तो ये रिएक्शन प्राप्त होती है। चलो अब नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं। अब इसके बाद मैं 9th रिएक्शन की बात करता हूँ, नाइट्रेशन।
नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, हिंदी में क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण। इस अभिक्रिया की मैकेनिज्म होती है जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। इस अभिक्रिया में आपको बताता हूँ, जो एल्केन होता है ना, यदि एल्केन की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3, यदि एल्केन की अभिक्रिया कंसंट्रेट HNO3 रिएजेंट दिया होता है तो सिंपली यहाँ पर कोई अभिक्रिया गठित नहीं होती है। बट यदि एल्केन के साथ कंसंट्रेट HNO3 व हाई टेम्परेचर दिया हो, यहाँ पर हाई टेम्परेचर, तो ही नाइट्रेशन होता है एल्केन का। याद रखना, यदि नीचे टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ है वो भी हाई, तो एल्केन का नाइट्रेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्राप्त होता है वो नाइट्रो एल्केन्स प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। जैसे आपको मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, CH3 ये हो गया। इसकी अभिक्रिया OHNO2 से की जाती है हाई टेम्परेचर पे। यदि टेम्परेचर नहीं है तो यह अभिक्रिया गठित नहीं होगी। इसमें टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। तो इसमें जो प्राप्त होगा CH3 CH2 NO2 व H2। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ये अभिक्रिया पे, 10th रिएक्शन, ग्रिनियार्ड रिएजेंट। ये एक तरह की नेम रिएक्शन नहीं है, लेकिन बट ये इंपॉर्टेंट तो है, एग्जाम में आ सकती है। तो सब आप जानते हो कि जो हार्ड रिएजेंट होता है, जो RMgX होता है, RMgX, तो R तो नेगेटिव होता है, MgX प्लस पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहली तो ये कैसे प्राप्त हुआ, CH3Br की अभिक्रिया, CH3Br की अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर में कराते हैं, तो RMgBr, R की जगह यहाँ पे CH3 लिया हुआ है, तो CH3MgBr। तो अब इसकी मैं आपको एक अभिक्रिया बता देता हूँ, एक दो अभिक्रिया जिससे क्लियर हो जाएगा। CH3MgBr की अभिक्रिया H2। तो आपको मैंने बताया कि CH3 नेगेटिव होता है और MgBr पूरा पॉजिटिव होता है, और H2 में H प्लस और OH नेगेटिव होता है। यहाँ पर भी वही ड्राई ईथर होता है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला है जो नेगेटिव के साथ जाएगा, और जो पॉजिटिव है जो इधर नेगेटिव, तो यहाँ पर जो प्राप्त होगी, जो एल्केन प्राप्त होता है, यहाँ पर MgBrOH आपको प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसी में अभिक्रिया जैसे CH3MgBr की अभिक्रिया NH3 के साथ की जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। यहाँ पर CH3 नेगेटिव है, पॉजिटिव है, तो NH3 में आपको पता है NH2 माइनस होता है व H पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव तो जाएगा नेगेटिव की तरफ, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, तो जो अभिक्रिया प्राप्त होगी वो आपको ये तो मेथेन प्राप्त होगा, एल्केन प्राप्त होगा, और MgBrNH2 प्राप्त होगा। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी है और थोड़ी हार्ड भी पड़ती है, जिसका नाम है कोरी हाउस सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस। इस अभिक्रिया में होता है जो प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाने की जो विधि होती है वो होती है कोरी हाउस सिंथेसिस। इस अभिक्रिया से ओड नंबर ऑफ कार्बन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया में जो ओड नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वही कोरी हाउस सिंथेसिस में भाग लेते हैं। इस अभिक्रिया में एसेंट ऑफ चेन होता है, एसेंट ऑफ चेन, चैन का बढ़ना। जैसे यहाँ पर कम है तो वहाँ पर ज़्यादा होता है। तो सिंपली अब आपको मैं ये अभिक्रिया बता देता हूँ। इसमें मैथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया लिथियम के दो अणु के साथ की जाती है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो मैथिल लिथियम व लिथियम ब्रोमाइड बाहर निकल जाता है। इसके बाद जो आपको CH3Li प्राप्त हुआ है उसकी अभिक्रिया कॉपर आयोडाइड के साथ की जाती है। तो जो अपने को प्राप्त होता है डाई मैथिल क्यूब, जिसका नाम है गिलमान रिएजेंट, इसको बोलते हैं गिलमान रिएजेंट। लिथियम आयोडाइड बाहर निकल जाता है। अब इसकी अभिक्रिया CH3 गिलमान रिएजेंट, इसकी अभिक्रिया जब कराई जाती है
एल्केन ब्रोमाइड के साथ BrCH3CH2CH3 के साथ, तो इसमें आपको पता है कि ये तो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है, तो ये प्राप्त होता है एल्केन। और इसमें जो एल्केन प्राप्त होता है वो ओड नंबर ऑफ कार्बन, विषम संख्या में प्राप्त होता है, CH3Li। जो ये प्राप्त होता है वो ओड नंबर में प्राप्त होता है, ओड नंबर ऑफ कार्बन व अनसिमेट्रिकल कोरी हाउस सिंथेसिस दिखाते हैं। चलें इसके बाद अगली में चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है E1 एलिमिनेशन। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का डिहाइड्रेशन। अभिक्रिया में एल्केनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेट HCl के साथ की जाती है, तो इसका एलिमिनेशन प्राप्त हो जाता है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, जैसे CH3CH2OH, जब इसकी अभिक्रिया कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में की जाती है H+, तो जो यहाँ पर प्राप्त होता है वो एक तरह का एलिमिनेशन हो जाता है। जैसे यहाँ तीनों होते हैं तो OH के साथ बाहर निकल जाता है और यहाँ पर डबल बॉन्ड प्राप्त होता है, तो ये एल्कीन बनाने की विधि है, CH2CH2 प्राप्त हो जाता है, तो एल्कीन बनाने की विधि होती है E1 एलिमिनेशन। इसमें जो होता है वो कार्बोकैटायन का निर्माण होता है। आपको पता है जहाँ पर कार्बोकैटायन पाया जाता है वहाँ रीअरेंजमेंट भी पाया जाएगा, और यहाँ स्टेबिलिटी का उधर होता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, कार्बोकैटायन में तो पाया जाता है। क्रिया में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया यदि एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है तो क्लोराइड बाहर निकल जाता है और इसका एलिमिनेशन हो जाता है। जैसे आपको मैं बता देता हूँ, CH2 CH3 CH2 Cl, जब इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ की जाती है तो इसका E2 विलोपन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लोराइड पाया जाता है, और E2 विलोपन जो होता है जो KOH की प्रेजेंस में होता है। याद रखना, E1 विलोपन H2SO4 होता है, यहाँ पर KOH होता है, तो जो K+ होता है इसको अट्रैक्ट करता है, तो KCl तो बाहर निकल जाता है, और इसके बाहर निकलने पर जो ये बंद है वो डबल बॉन्ड में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार प्राप्त होता है, C डबल बॉन्ड O C CH2 CH2, वह KCl बाहर निकल जाता है, वह H2O में निकल जाता है। E2 विलोपन में ना तो कोई कार्बोकैटायन पाया जाता है, नो कार्बोकैटायन, तो आपको पता है जहाँ पर कार्बोकैटायन नहीं पाया जाता है तो वहाँ पर रीअरेंजमेंट नहीं होता, इंटरमीडिएट नहीं बनता। इस अभिक्रिया में 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो होता है हाफमान, एक होता है सेहतजैप। तो जहाँ पर अधिक अल्फा हाइड्रोजन पाए जाएंगे वो होता है सेहतजैप प्रोडक्ट, वो अधिक स्थायी होता है, और जहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कम पाए जाते हैं वो होता है हाफमान, वह कम स्टेबल होता है। हाफमान प्रोडक्ट कम होता है, सेहतजैप ज़्यादा स्टेबल होता है। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। आपको मैं बता देता हूँ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो इस अभिक्रिया में एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन की अभिक्रिया HBr की उपस्थिति में CCl4 नॉन पोलर HBr के साथ, एल्कीन की अभिक्रिया HBr के साथ CCl4 की प्रेजेंस में की जाती है, तो CH2HBr ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। एडिशन ऑफ HBr में कार्बोकैटायन पाया जाएगा, कार्बोकैटायन पाया जाएगा तो रीअरेंजमेंट भी पाया जाएगा, और रीअरेंजमेंट आपको पता है यहाँ पर 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री में होता है। तो आपको मैं इसके क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा। CH3 रीअरेंजमेंट भी समझ में आ जाएगा, C डबल बॉन्ड CH2, जब इसकी अभिक्रिया HBr के साथ CCl4 की उपस्थिति में की जाती है। तो अब आपको पता है कि यहाँ पर पॉजिटिव और एक यहाँ पर भी पॉजिटिव आता है,
तो कहाँ पर अपन ब्रोमाइड को जोड़ेंगे जिससे अधिक स्टेबल प्राप्त हो। मैं आपको बताया था कि जो सहतजय प्रोडक्ट होता है वो अधिक स्थायी होता है। तो यहाँ पर अपन ब्रोमीन को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 5 अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, बट यहाँ पर जोड़ेंगे तो सिर्फ एक ही मिलेगा। तो जो बीच वाला होता है ना, जो स्टेबल होता है, CH3 CHBr, और वो हाइड्रोजन यहाँ चल जाता है। मार्कोनिकोफ रूल के नियम के अनुसार हो रहा है। ये जो हो रहा है वो मार्कोनिक ऑफ रूल के नियमानुसार हो रहा है। अब आपको मैं बता देता हूँ मार्कोनिक ऑफ रूल क्या होता है। अगर कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन में HX का योग होता है तो डबल बॉन्ड पर वहाँ होगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो, जहाँ पर पहले से हाइड्रोजन अधिक होंगे वहाँ पर ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, तथा ब्रोमीन होगा वो कम हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा। ये होता है मार्कोनिकोफ रूल। बट कार्बोकैटायन की मैकेनिज्म मार्कोनिक ऑफ रूल पे भारी पड़ती है, तो इसलिए आपको मैकेनिज्म के अनुसार, रीअरेंजमेंट के अनुसार भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ रूल 100% सही नहीं होता। तो चलिए इसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपका क्लियर हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यदि इसकी अभिक्रिया HBr की उपस्थिति, HBr के साथ CCl4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो अपन इसको मार्कोनिकोफ रूल के नियम अनुसार करते हैं। तो जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ के करते हैं, तो ये प्राप्त होता है CH3Br। बट ये गलत है। अब आपको इसमें मैकेनिज्म का थोड़ा सा ध्यान होना ही चाहिए। तो यहाँ पर करते हैं तो ये प्राप्त होता है 2 डिग्री। लेकिन आप सभी को पता है कि कार्बोकैटायन में 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री हो जाए तो यहाँ पर इसका ये रीअरेंजमेंट हो जाता है, इस कैटायन का इधर प्राप्त हो जाता है। तो ये इस प्रकार से बनता है। तो ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ब्रोमीन यहाँ पर आ जाता है और जो हाइड्रोजन है जो यहाँ चल जाता है, और ये इस प्रकार से प्राप्त होता है। ये बिल्कुल राइट है और ऊपर वाला बिल्कुल गलत है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे 14 नंबर पे चलते हैं। एंटी मार्कोनिकोफ रूल, इसको अपन खरास इफेक्ट भी बोलते हैं। जो खरास इफेक्ट बोलता है वो HBr की उपस्थिति में होता है। सिर्फ HBr ही खरास इफेक्ट दिखाता है, ना HCl, ना HF, ना HI, तीनों में से कोई सा ही खरास इफेक्ट नहीं दिखाता है। और पेरोक्साइड बंध की उपस्थिति होना भी आवश्यक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया HBr के साथ पेरोक्साइड बॉन्ड की उपस्थिति में कराते हैं तो इसमें होता है जो एंटी मार्कोनिकोफ नियम। तो मार्कोनिकोफ नियम रहता है जिस पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, बट एंटी मार्कोनिकोफ में जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, और हैलाइड होता है ना जो अधिक हाइड्रोजन वाले की तरफ जुड़े, तो ये प्राप्त होगा CH2Pr, एंटी मार्कोनिकोफ नियम, पेरोक्साइड इफेक्ट। मैं 15 नंबर पे बता देता हूँ। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम क्वेश्चन आते ही रहते हैं, एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो चलिए अभी इसके बारे में बताता हूँ। यह भी एल्कीन दिखाते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब इनकी अभिक्रिया डाई बोरोन हाइड्राइड व THF की उपस्थिति में की जाती है, 2 पदों में होती है, दूसरा H2O2 व OH माइनस से की जाती है, तो इसमें जो प्राप्त होता है वो एंटी मार्कोनिकोफ रूल के नियम के अनुसार ही प्राप्त होता है। H2OH एंटी मार्कोनिकोफ रूल के नियम के अनुसार भी प्राप्त होता है। इसमें जो स्टेबिलिटी होती है ना वो स्टेरिक हिंड्रेंस, जो आपको मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, जहाँ भीड़ कम होगी वहाँ स्टेबिलिटी अधिक, जहाँ
परमिएबिलिटी कम, वहाँ भीड़ ज़्यादा। तो अब इसमें बता देता हूँ कि जो हाइड्रोजन आता है B2S6, वहाँ से तो हाइड्रोजन आता है, और जो OH माइनस आता है वो आता है H2O2 से। तो अब आपको ये ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत काम आएगा आपके, ये वाला, ये तो याद कर लो। अब इसके मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ जिससे क्लियर हो जाता है। क्वेश्चन CH3CH डबल बॉन्ड CH2, जब इसकी अभिक्रिया B2S6THF के साथ वह D2O2OD माइनस से की जाती है तो किस प्रकार प्राप्त होगा। तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ। मैंने आपको ऊपर क्या बताया, B2S6 जो प्राप्त से जो हाइड्रोजन जाता है तो यहाँ पर हाइड्रोजन चल जाता है, और यह एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन चल जाएगा। और D2O2 से OH माइनस, तो यहाँ पर OD माइनस जाएगा, जो कि यहाँ पर चल जाएगा एंटी मार्कोनिकोव रूल के नियम के अनुसार CH3CH2CH2OD ये प्राप्त होगा। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ आपको मैं। क्वेश्चन ये प्राप्त हो गया। और जिस आपको ये और बता दूं, इसमें जो एडिशन प्राप्त होता है वो सिन एडिशन होता है, सिन एडिशन प्राप्त होता है, ना कि एंटी प्राप्त होता है। B2S6 की प्रेजेंस में THF H2O2 व OH माइनस, तो यहाँ से तो H प्लस चल जाएगा, यहाँ से OH, तो ये इस प्रकार कुछ प्राप्त होता है। OH यह ऑप्टिकली इनएक्टिव है, वह POS पाई जाती है। चलिए आपको मैं और बता देता हूँ अभी क्रिया नंबर 16, ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीडेशन डीमर्क्यूरेशन, यह भी एल्कीन ही दिखाते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 की अभिक्रिया CH3C डबल O2HG H2O NaBH4, तो इसमें जो OH आएगा, जो इसमें जो एडिशन होता है ना, वो मार्कोनिकोव रूल के अनुसार होता है। इसमें याद रखना, मार्कोनिकोव रूल के अनुसार ही होता है। इसमें जो प्राप्त होगा CH3 और ये OH। बट इसमें जो होता है कार्बोकैटायन नहीं बनता है, ना ही रीअरेंजमेंट पाया जाता है, रीअरेंजमेंट भी नहीं पाया जाता है। इसमें कार्बोकैटायन भी नहीं बनता है, इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं पाया जाता है। चलिए अब आपको इसका मैं क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे आपके क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इनके मैं आपको देता हूँ H प्लस। पहले तो हाइड्रेशन करा देते हैं। दूसरी अभिक्रिया में B2S6THF H2O2OH माइनस। तीसरी अभिक्रिया में HgOAC H2O व NaBH4। आपको बताया कि मैं OH आता है, जो NaBH4 जाता है। अब आपको इनको करना है। तो सबसे पहली तो हाइड्रेशन, जिसमें सिंपल मार्कोनिकोव रूल के नियम के अनुसार हो जाता है, तो ये प्राप्त होगा CH3CH, यहाँ पर CH3 प्राप्त होगा और इधर OH लग जाएगा। अब आता है B2O6, इसमें एंटी मार्कोनिकोव रूल के अनुसार होता है, वह सिन एडिशन होता है। तो एंटी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार तो यहाँ पर OH माइनस चल जाता है, जो अधिक हाइड्रोजन की तरफ चल जाएगा, तो ये इस प्रकार प्राप्त होगा CH3 CH2 OH, यहाँ हाइड्रोजन चल जाएगा। और ऐसे ही HgOAC इसमें होता है, वो आपको मैंने बताया कि जो मार्कोनिकोव रियल के अनुसार ही होता है, बट इसमें भी रीअरेंजमेंट नहीं पाया जाता है। CH3 CH2 CH3 CH2 CH OH CH2, ये भी मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होता है, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं पाया जाता है CH3। चलो अब इसका एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ। CH3
CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें देख लेता हूँ H प्लस H2O मार्कोनी कोऑफिशिएंट के अनुसार होता है BH3 THF H2O2 OH माइनस HgOAc H2O NaBH4OH माइनस। आपको सिंपली इसमें मैं बता दूं कि जो हाइड्रेशन होता है जो तो होता है मार्कोनिकोफ रूल के नियम के अनुसार। मार्कोनिकोफ रूल नियम होता है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ हाइड्रोजन होगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन कम होगा वहाँ OH जाएगा, तो यहाँ पर OH जाएगा। लेकिन जब आपको पता है कि हाइड्रेशन में कार्बोकैटायन पाया जाता है, रीअरेंजमेंट पाया जाता है, तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चल जाएगा और CH3 यहाँ पर आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा CH3OH अब CH3CH2 ये प्राप्त होगा। अब दूसरा डाइबोरिनेशन। अब दूसरा आता है जब आपको पता है कि BH3 से तो हाइड्रोजन आता है और इससे OH आता है, तो इसमें होता है एंटी मार्कोनिकोफ रूल नियम। ना तो इसमें रीअरेंजमेंट पाया जाता, ना कार्बोकैटायन नहीं बनता है, तो इसमें एंटी मार्कोनिकोफ नियम के अनुसार हो जाएगा CH3 हाइड्रोजन के पास तो यहाँ पर आ जाएगा OH, और जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ तो आ जाएगा OH, जहाँ हाइड्रोजन कम है वहाँ जाएगा हाइड्रोजन। और तीसरे में आपको पता है जो होता है मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार, बट इसमें रीअरेंजमेंट भी नहीं पाया जाएगा, कार्बोकैटायन भी नहीं, तो इसमें जो बनता है जो ऐसे बनता है CH3CH। इसमें जो OH है यहाँ लगेगा क्योंकि यह मार्कोनिकोफ रूल के अनुसार होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा है वहाँ हाइड्रोजन, जहाँ ये ज़्यादा है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये नेम रिएक्शन वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और कोई भी नया है तो ये लाल वाला बटन है उस पर चाहे अपना पेन फेंक के मारो, पेंसिल फेंक के मारो, बस क्लिक कर देना। और यदि आप चाहते हो कि मैं 12th की भी नेम रिएक्शन की वीडियो बनाऊं तो कमेंट करके बताइए। अपना ध्यान रखें, दूसरों की हेल्प करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।